अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बाविया आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शंस और सितंबर के अंदर कॉल। देखिए, ये एक माहौल है इलेक्शन का, और आप बखूबी जानते हैं कि जब इलेक्शन का माहौल होता है तो उसमें बहुत गहमा गहमी होती है, और डेफिनेटली लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि हुज़ गोना विन। एंड डेफिनेटली जितने नॉमिनीज़ हैं वो कोशिश तो ये करेंगे कि वो आवाम का दिल जीत सकें और आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। ख़वातीन, आज के प्रोग्राम में हम ज़िमनी इंतखाबात से रेलिवेंट कुछ हलकों में जाएंगे, हलकों से रेलिवेंट लोगों से मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात में जो गहमा गहमी वो किस हद तक है, आवाम कितनी पुरुम्मीद है, और जितने उम्मीदवारान हैं वो क्या सोच एंड विजन रखते हैं अपने अपने हलके के हवाले से, और शहर के कुछ दीगर मसाइल पर भी बात करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। आइए आगे बढ़ते, शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात की एक गहमा गहमी है पंजाब के अंदर और तमाम शहरों के अंदर। अब जो नॉमिनेशंस हैं वो हो चुकी हैं, अब तैयारियां हैं, एक माहौल है जो कि हमेशा इलेक्शन से पहले होता है। अब कैंपेन्स भी ऑफ कोर्स स्टार्ट होंगी और रौनकें भी लगेंगी, लेकिन असल जो बात है वो एक अवामी रिप्रेजेंटेटिव की बात है। वो MNA MP हो या कोई भी बल्दियात से कोई भी बंदा हो, कोई चेयरमैन हो इलाके का, असल तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो आम आदमी की बात को समझता है, आम आदमी की बात को रिप्रेजेंट कर सकता है, खा वो कौमी असम्बली के अंदर हो, खा वो सूबाई असम्बली के अंदर हो। और इस हवाले से ऑफ कोर्स क्योंकि एक माहौल बना हुआ है और हम कोशिश करते हैं कि जो भी करंट सिचुएशन है उस पर बात की जाए। सो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और उमर स्टार खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप बैरिस्टर हैं ऑफ कोर्स, और एवरीबडी नोज माशाल्लाह फैसलाबाद शहर को रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब भर में, और इसके साथ साथ आप उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 112 हैं। सर को वेलकम करते हैं और थोड़ा ज़िमनी इंतखाबात पर डिस्कशन करते हैं, थोड़ा बल्दियात को भी इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे जो अवामी वोट है वो कौन डिज़र्व करता है, इस पर एक कोशिश करूंगा कि एक न्यूट्रल राय भी जो है वो उमर साहब से ली जाए। सर कैसे, ठीक ठाक है? सर बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सर, ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात दोनों की कॉल एट द सेम टाइम, थोड़ा सा अपनी इसके ऊपर राय दीजिए अपनी। नहीं, सेम टाइम तो कॉल नहीं है। ये जो ज़िमनी इंतखाब है ये तो बियॉन्ड आर कंट्रोल है ना। ये तो कुछ सीट्स खाली हुई हैं, और वो एक वाक़या हुआ था 9 मई को, उसके अंदर जो मुल्ज़मान थे उनको सज़ा हुई है, और उस सज़ा के नतीजे में ये सीटें खाली हुई हैं। तो ज़िमनी इंतखाब कोई भी प्लान नहीं होता, तो ये अनप्लान्ड एक था। और हम क्योंकि एक पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं और हम हुकूमत में भी हैं, तो हम इसमें एक्टिवली पार्ट लेंगे और वो ले रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है उसकी बल्दियाती इंतखाब की, वो प्लान था, वो प्लान है भी, और उसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक हम वो अब इलेक्शन कराने जा रहे हैं, मगर शायद वो इतना जल्दी ना हो सके जितना हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। थोड़ा डिले एक्सपेक्टेड था, मे बी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट या सेकंड थर्ड मंथ में किसी भी वक्त हो सकते हैं, फाइनल हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, थोड़ा हम बात करते हैं ऑफ कोर्स एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसी के दरमियान का एक बंदा जो कि सब चाहते भी हैं हो। अब ज़िमनी इंतखाबात हैं और एक बल्दियात से पहले एक ज़िमनी का माहौल क्रिएट हो गया, और जो नॉमिनेशंस हैं ज़ाहिर है वो अपनी अपनी जगह पर एक कैंपेन्स तो करेंगे। अब मुझे बताएं कि क्या आम आदमी जो ज़िमनी इलेक्शन से इलेक्ट होने वाला कोई भी बंदा है, एक इजी रीच है टू MNA टू MPA, और जो एक छोटा मसला है, क्या आप समझते हैं कि आज के दौर में कोई भी MNA कोई भी MPA आम गली के मसले को भी हल कर सकता है ऑन अ वेरी इजी नोट? सर देखें, जो MNA या MPA कोई भी हो, उसकी लोगों तक दस्तरस या एक्सेस होती है तो वो इतना बड़ा इलेक्शन लड़ सकता है। अगर कोई बंदा अपने दरवाजे डेरे के घर के लोगों के लिए बंद रखेगा तो वो ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, वो जीत नहीं सकता। आपका आवाम के साथ कनेक्ट तो होना चाहिए, और होता है भी। अब देखें, लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है, अब MPA का जो हलका है वो तकरीबन 3 लाख के आगे पीछे हलका होता है। इतने वोटर का जो वहाँ पे रेजिडेंट हैं, वो तो आपको पता है, जो कम उम्र है उनके तो वोट भी नहीं है। 6 लाख से 5 लाख के दरमियान में MNAs के हलके हैं। अब अगर आपको ये एक्सपेक्ट करें कि वो हर वोटर को जानता होगा, उसकी एक्सेस में होगा, ये तो मुश्किल है। मगर जो लोग सरकर्दा अपने इलाके के होते हैं वो हमारे पास काम भी लेकर आते हैं, उन्हें मिलते भी हैं, और वैसे भी अगर कोई साइल बगैर किसी रेफरेंस के भी आ जाए तो लोगों को तकरीबन तमाम सियासी घरों का पता है कि ये उनका डेरा है, वो आते हैं और वो काम करते हैं। और मैं बिला तफरीक इस सेंस में आपको कहना चाहूँगा, कुछ जमात के लोग ज़रा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ जमात के लोग कम एक्टिव होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, हमारे जो 5 उम्मीदवार हमने आपको दिए हैं,
या हमारी जमात ने जिनको ये टिकट दी है या हमने जमात की क़यादत ने जिनके ऊपर एतमाद किया है, वो सब पॉलिटिकल वो लोग हैं जिनके डेरे घर हर वक्त अवाम के लिए खुले हैं। तो हम उनकी एक्सेस में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अवाम की एक्सेस से एमपीए या एमएनए दूर है। और मैं थोड़ा सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं सर ये जानता हूँ कि देखें एट द सेम टाइम जाहिर है जो कौमी असम्बली में बैठने वाली शख्सियात हैं या सूबाई असम्बली में बैठने वाली शख्सियात हैं, उन्होंने पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, उन्होंने प्लान्स करने होते हैं और इशूज़ को टेबल पर रखना होता है, और उसके अगेंस्ट जो भी रिलीफ है वो अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए वो उन्होंने लेकर के देना होता है। एज जो मेरी एक सोच है, जो मैं समझता हूँ कि जो एक मेजर शायद काम है इन दोनों शख्सियात का, दोनों जगहों पर बैठने का। लेकिन आम आदमी जब छोटे छोटे मसाइल, और वो हज़ारों की तादाद में हों या वो हंड्रेड्स में हों या वो 100 से नीचे के लोगों में भी हों, तो एक बड़ी शख्सियत इन लोगों को संभालने के लिए आई डोंट थिंक सो कि इट्स बिट इनफ। क्या कहेंगे सवाल है? मेरा ख्याल है आप जो सवाल करना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एमपीए या एमएनए उनका काम लेजिस्लेशन करना है, उनका काम आपके बे फॉर्म निकलवाना, आपका बर्थ सर्टिफिकेट ठीक करवाना ये नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इस वजह से ही बल्दियाती इदारे होते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं। वो अपनी एक सीसी का एक नुमाइंदा होता है। यूनियन काउंसिल, अब तो खैर यूनियन काउंसिल भी 12,000 से 20,000 तक दा पहुंची है, मगर फिर भी वो लोग उनकी दस्तरस में होते हैं, उनके जानने वाले होते हैं, हमसाए होते हैं, मोहल्लेदार होते हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं आम आदमी को, जो कि हम स्टिल देख रहे हैं, और लेकिन हम फ्यूचर में ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ज़ाहिर है जो आज की नई नस्ल के जो लोग आगे रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने हल्कों को, तो ज़ाहिर है वो आवाम के मसाइल को बखूबी समझते हैं। नहीं, मैं जो आपको कहना चाह रहा था वो ये है कि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो अगर हों तो ये जो आप कह रहे हैं छोटे मोटे मसाइल, वो हल होना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि वो एमपीए या एमएनए के पास आएँ। मगर चूँकि हमारे मुल्क में बल्दियाती जो सिस्टम है वो कभी आया कभी गया, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा ख्याल है कि 35-40 साल तो अमरीत रही, और इस तरह के जो अदवार रहे उसमें जमहूरियत और ये बल्दियाती इदारे शायद उस तरह फाल ना हो सके। जब जहाँ पे वैक्यूम होता है उस वैक्यूम को फिल करते हैं पॉलिटिकल लोग। हम एमपीएस एमएनए जो इलेक्ट होते हैं या होते आए हैं, हम लोगों के डेरों पर अगर नहीं भी हैं मौजूद, अगर वो किसी असेंबली के इजलास में कहीं हैं, तो हमारे नुमाइंदे, कोई भाई किसी ने अपना रखा है, कोई भाई बेटा है, किसी का कज़न है, किसी का पीए है, वो 24/7 उस डेरे पर उस वैक्यूम को फिल करने के लिए सर्विस दे रहा है। मगर हम कतन ये नहीं चाहते कि सारी पावर जो है वो इन नुमाइंदों के पास रहे। हम चाहते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल तक जाए, वो यहाँ बल्दियाती इलेक्शन हों और बल्दियाती नुमाइंदे ही वो अपना काम करें, और लेजिस्लेटर जो है वो सिर्फ लेजिस्लेशन तक रहे। अब कभी सर ब्रेक की जानिब जाते हैं, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ उमर साहब मौजूद हैं। आप मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, पीपी हल्का 112 से भी रिप्रेजेंट करते हैं ख़ुद को। सो आगे बढ़ते हैं और ज़िमनी इलेक्शंस पर और बल्दियाती इलेक्शंस पर, और जो इस टाइम इलेक्शन की गर्मी है और एक गहमा गहमी है ओवरऑल, इस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ रहिए। खबरदार वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, फैसलाबाद के मौजूदा हालात को सामने रखते हुए आप काइंडली बताइए कि आम आदमी को जो आप समझते हैं कौन कौन से फैसलाबाद शहर को मसाइल दरपेश हैं जिनका हल इन इलेक्शंस के बाद उनके हलकों में लोगों को मिल जाएगा? जी, सबसे पहले तो देखें कि फैसलाबाद उन चंद शहरों में से है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा एक भी सीट कम से कम शहर से ना जीत सकी। उसकी वजूहात हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, उनमें उस डिटेल में मैं नहीं जाता। तो ये जो नुमाइंदगी नहीं है, इससे फैसलाबाद के जो मसाइल हैं उनमें बहुत इजाफा हुआ है। क्योंकि जब नुमाइंदगी, बेशक हमारी गवर्नमेंट है, हमें ओन करती है, टिकट होल्डर्स की बात सुनी जाती है, मगर जो इलेक्टेड नुमाइंदा है, जो उसकी रीच है, जो उसकी ताकत है, वो हमारी नहीं। तो अब जब 3 कम से कम, 1 एमएनए और 2 एमपीए, वो सीटें शहर से वो लोग इलेक्ट होने जा रहे हैं, तो 1 एमएनए फैसलाबाद के 4 एमएनए, इसका मतलब 25% ऑफ द सिटी, और दूसरा एमएनए का जो हल्का है वहाँ पे दोनों विंग्स नीचे हैं, 20 एटलीस्ट आप समझिए कि 50% शहर को नुमाइंदगी मिलने जा रही है। और मैं जो कि मिसिंग थी बिल्कुल, और मैं अल्लाह ताला से पूरा पुरुमीद हूँ, हमारे कैंडिडेट्स की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। इंशाल्लाह ये तीनों लोग ये इलेक्ट होकर जाएंगे। जहाँ तक मसाइल की आपने बात की, देखें वी आर 3rd वर्ल्ड कंट्री स्टिल टुडे, और यहाँ पे
जिस तरीके से हम टैक्स देते हैं, जो हमारे वसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट उससे बढ़कर काम कर रही है। उसके अंदर आप देखें 1.5 साल का अरसा है, आप हम पे हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा सड़कें बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, आवाम की सहूलत के लिए कुछ नहीं किया। तो इस दफ़ा जो सीएम पंजाब ने जो काम किए हैं, जो मेरी बहन ने काम किए हैं, उसमें आप देखें एक तो ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, इलेक्ट्रिक बस है, 20 रुपये किराया है, और बुज़ुर्गों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको तो किराया है ही नहीं, और बड़ा आरामदेह सफ़र है। आप देखते हैं वो बसें रात गए तक भरी जा रही हैं। और इससे पहले लोग वो चिंची रक्षा हो गया, दूसरा रक्षा होगा, उसको इस्तेमाल करने के लिए बड़ी सहूलत, बड़ी ज़रूरत थी शहर की जो फील हुई है। ठीक है ना जी। तो एक हमने ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया है जी। दूसरा, अगर आप अमनो अमान की सूरत हाल हर बंदे को इफ़ेक्ट करती है। सीसीडी के क़याम के बाद आप क्राइम रेट देखें, आप हीनियस क्राइम के अंदर बहुत बड़ा एक डेंट डला है। कोई बदमाश अब आपको कहीं असला लहराता नज़र नहीं आता। वीगो डाले की सेल कम हो गई है कि वो जो डाला कल्चर को जिस तरीके से हमने वो किया है, तो अमन व अमान की सूरत हाल है एक आम बंदे को। और सुथरा पंजाब, वो मैं समझता हूँ कि इस हकूमत का सबसे बड़ा काम है। जिस तरीके से हमेशा कहा जाता था कि 111 122 एक बहुत बड़ा काम है, ये भी उससे कहीं कम काम नहीं है। इस तरह की सफाई हमने ना अपनी ज़िंदगी में कभी देखी थी, और मेरा ख्याल है कि ना कभी हम इस तरह से और देखेंगे। दिस इज़ मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू। तो ये सफाई का निज़ाम है। तो जब इस तरह के मंसूबे जो एक आम बंदे को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके बाद जब रमज़ान आया, राशन कार्ड दिए, उसके बाद किसान कार्ड है, उसके बाद आप हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन देखें, अलाइड हॉस्पिटल है, हर रोज़ आउट पेशेंट में मेरा ख्याल है 9,000 10,000 9,000 10,000 बंदा जो अंदर एडमिट है, वो अलग। ये वो लोग हैं जो रोज़ आए, दवाई ली और चले गए। ये 9,000 बंदा नहीं है। इसके हर बंदे के साथ 3 लोग कम से कम आते हैं, और कोई भक्खर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, क्योंकि ये डिवीजनल हेडक्वार्टर है, यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लोग यहाँ आ रहे हैं। हमने उस हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की है। उसकी कैपेसिटी अगर आज 9,000 है तो ये अपने आप नहीं है, इसके पीछे काम हुआ है। और वो पूरा डैशबोर्ड है, डाटा है, मॉनिटर किया जाता है। सीएम ऑफिस से दवाई फ्री मिल रही है, जो पहले एक दौर गुजरा है उसके अंदर वो नहीं मिलती थी। तो ये वो काम है जो अवामी फलाह के हमने किए हैं। इसके अंदर जितनी मैंने आपसे गुफ्तगू की है, ना मैंने आपको सड़कें गिनाई हैं, ना पुल गिनाए, और ना बिल्डिंगें गिनाई हैं। एब्सोल्युटली कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनकी ज़रूरत थी, जिन पर कभी किसी ने बात नहीं की थी, और ये लिए गए हैं, जो कि ऑफ कोर्स एप्रिशिएटेबल है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें इस सारे मामले में आवाम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वोट कास्ट उन्होंने करना है। अब आप मुझे करंट सूरत हाल देखते हुए मुझे बताएं कि जाहिर है लोग भी देख रहे हैं, और लोग उम्मीद होती है कि जो भी नुमाइंदा या जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा हमारे मसाइल को हल करेगा। और वादों का सिलसिला आपको पता है कि वादे या तो वफा होते हैं या नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वादे वफा नहीं होते, और लोगों में एक वबा फैलती है कि ये हमेशा इलेक्शन से पहले की और हर इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है उसमें डिफरेंस होता है। इस हवाले से आप अपनी को राय देंगे? सर देखें, यह है ज़िमनी इंतखाब। जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें वादे होते हैं, और फिर लोग एक उम्मीद बांध बैठते हैं कि वफा होंगे या नहीं होंगे। ये ज़िमनी इलेक्शन है। 1.5 साल पहले इलेक्शन गुजरा है, हमारी गवर्नमेंट इन पावर है। लोग खुद मुआवजा कर लें कि जो हमने वादे किए थे क्या हम पूरे नहीं कर रहे हैं, क्या अमन मान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, क्या ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर नहीं है, क्या फैसलाबाद को मेट्रो मिलने नहीं जा रही, क्या वासा के लिए 22 अरब नहीं रखे गए। ये सारी चीज़ें तो अवाम ने देखनी है कि हम तो अपनी कारकर्दगी लेकर फिर रहे हैं, ना हम रोना धोना रो रहे हैं। अभी कुछ जमातें हैं, स्लोगन्स हैं उनके कि जुल्म का बदला वोट फलां। हम तो कह रहे हैं कारकर्दगी का बदला वोट। हमने कारकर्दगी दिखाई है आपसे। हम वोट, अगर तो आप हमारी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं तो बेशक आप वोट मत दें, मगर अगर आपने ये सोच लिया है कि फ़लाँ जमात है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ उम्मीद, हमने नहीं देना, आपने ज़िद से वोट नहीं देना, आपने हरदर्मी से वोट नहीं देना। अगर मेरिट पे बात करें, ये वोट हमारा फ़र्ज़ है, और फैसलाबाद की आवाम का हमारी सीएम के ऊपर कर्ज़ है। ये हमें वोट मांगते हुए इस दफ़ा जब हम जहाँ भी जा रहे हो, ना मुझे शर्मिंदगी होती है, ना हमारा कहीं पे आप करें कि नदामत होती है। हम अपनी कारकर्दगी के ऊपर वोट मांग रहे हैं, मेरिट पे वोट मांग रहे हैं, और ये हमारा हक है। तो हम बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारी कारकर्दगी ऐसी है कि हमें वोट दिया जाए। सर इन दी एंड इससे ब्रेक की जानिब जाएँ, जाहिर है लोग देख रहे हैं और बहुत पुरुम्मीद हैं, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है
कि हमारी जो गवर्नमेंट है जो इनिशिएटिव्स लिए गए वो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आवाम की फलाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए था। लोगों को क्या पैगाम देंगे, स्पेशली ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से? ऑफ कोर्स एक कैंपेन है, इलेक्शन का माहौल है, आपकी पार्टी भी है और दीगर पार्टियां भी हैं, सो क्या पैगाम देंगे लोगों को इस हवाले से? सर मेरा तो बिलखुसूस फैसलाबाद की आवाम से और पाकिस्तान की आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि जो वोट है ये एक दिन आपके हाथ में वो आती है ताकत, आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। उन लोगों को वोट दें जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, जिन्होंने आपकी फलाह व बहबूद के लिए कुछ किया है। कोई भी उम्मीदवार आपके पास चल के आए, उसका हक़ है उससे ये पूछें उसकी जमात क्या है, वो उसका जमात का मंशूर क्या है, वो आपके लिए क्या करेगा और उसने क्या किया है अगर उसे पहले मौका मिला है। तो इन चीज़ों को मरहूज़ खातर रखेंगे, आप वोट डालेंगे, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सही फ़ैसला करेंगे और आप मुस्लिम लीग नून का इंतखाब करेंगे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ख़वातीन हज़रात, उमर इसरार खान साहब ऑफ कोर्स PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम थोड़ा ज़िमनी इंतखाबात पे गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्दियात को भी बीच में डिस्कस कर रहे हैं। एक माहौल है, एक बन रहा है एंड ऑफ कोर्स अवाम किस जानिब है और हवा किस जानिब है, इस पर भी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रोग्राम की जो अगली शख्सियत हैं वो मियाँ एजाज अहमद साहब हैं। आप जानते हैं कि वो भी समाजी कारकुन हैं और एक मदद हैं आम लोगों की, स्पेशली जो मज़दूर तबका है उसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। और ज़िमनी इंतखाबात में जमात इस्लामी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस वक्त जैसे आप जानते हैं कि बाइकआउट तो है जमात इस्लामी की जानिब से, लेकिन जो गुज़श्ता इलेक्शन थे उसमें जो आज के मौजूदा अमीर ज़ोन हैं राना ताहा खान साहब, जो कि साबका टिकट होल्डर भी हैं और इस वक्त वो अमीर ज़ोन अपनी जो सर्विसेज हैं वो जमात इस्लामी में दे रहे हैं। इस हवाले से अब मौक़िफ़ क्या है और बाइकआउट का रीज़न क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ एजाज भाई की जो अपनी एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट है बल्दियात में और बड़ा इंटरेस्ट भी रखते हैं और ख़ुद भी इनको टिकट की ऑफ़र हो चुकी हुई है। अब इन्होंने क्यों नहीं उसको तस्लीम किया, उसके पीछे रीज़न क्या थी और ये कहाँ स्टैंड करते हैं, अपने अंदाजे में कहाँ समझते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात किस हद तक फ़ायदेमंद हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। जी एजाज भाई, कैसे ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह की शुक्र रहमत। अच्छा सर, ज़िमनी इंतखाबात सितंबर में इसके इलेक्शन की कॉल है। पहले तो मुझे ये बताइए, पहले बल्दियात के इलेक्शंस की बात थी, बल्दियात के इलेक्शंस को होल्ड कर लिया गया और उसको अब आगे फ़िलहाल 2 से 3 माह का डिले कहा गया है, इस पर अपनी राय दीजिए सबसे पहले। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जब जब बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं वो आर्मी की सरपरस्ती में हुए हैं, उनके ज़ेर एहतमाम हुए हैं। कभी भी ये जो हमारी सियासी जमातें हैं इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर नाली गली और लाइट की बुनियाद पे जो है वो इलेक्शन लड़े जाते हैं। मतलब सियासती इन चीज़ों पर, इन बेस पे ये जो हमारे हुक्मरान है ये चाहते ही नहीं है कि नीचे इख्तियारात जो हैं वो मुंतकिल कर दिए जाएं। अगर नीचे इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाएंगे तो फिर इनको लोग जो हैं वो वोट नहीं देंगे। ये लड़ते ही गली नाली की बुनियाद पे हैं। एक मैं समझता हूँ कि ये असल में बुनियादी वजह ही ये है। और दूसरा ये है कि आप देख लें कि 3 सूबों के अंदर बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से 2-2, 2.5 साल हो चुके हैं इस मुद्दत को। लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट है यानी मुस्लिम लीग नून है वो यहाँ पे जो है वो इलेक्शन जो करवाने से कतरा रही है। एक तो मैंने पहले जो बात की है, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इनको ये पूरा यकीन है कि अगर हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे और वो जमाती बुनियादों पे अगर करवाएंगे तो फिर मुस्लिम लीग नून को जो है वो अवाम वोट नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने, ये खदशा है, ये खदशा बिल्कुल खदशा है। और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तानी कौम को, मैं समझता हूँ कि वो क्या कहते हैं, बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है कि मिट्टी चाटने पे मजबूर कर दिया है इन्होंने। यानी लोग एक वक्त की रोटी खाने से जो है मजबूर हो चुके हैं। आपको पता है कि जमात इस्लामी ने बिजली बिलों के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत बड़ा एहतजाज किया था और उसके अंदर पहले यही जो मुस्लिम लीग थी, पीपल्स पार्टी थी और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो भी शामिल जुर्म है इनके साथ।
ठीक है जी, उनके भी आईपीपीज कंपनियां उनकी भी बनी हुई थी। पहले तो कौम को पता ही नहीं था कि आईपीपीज कोई कंपनियां भी होती हैं। आईपीपीज होती क्या है, लोगों को पहले यही नहीं पता था, ये क्या मतलब है? समझता हूँ कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने लोगों को बताया कि आईपीपीज कंपनियां मौजूद हैं, उनसे गवर्नमेंट ने मुआहदे किए हुए हैं और उन वो मुआहदे ऐसे हैं कि जिन्होंने कौम को जकड़ा हुआ है। अब महंगी बिजली खरीदना मजबूरी बन चुकी है, दालों के अंदर खरीद रहे हैं, ठीक है जी। तो ऊपर से मज़े की बात यह है कि वो नून लीग की आईपीपीज थी, पीपल्स पार्टी की थी, इनके मंजूर नज़र लोगों की थी और पीटीआई के लोगों की, और इसी तरह कुछ चंद लोग थे जो बाहर के हैं जिनकी आईपीपीज, और इनके मिनिस्टर ये कहते थे कि इनके ऊपर तो बात हो ही नहीं सकती। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा ज़ोर दिया, हाफिज़ साहब ने ज़ोर दिया और उसके नतीजे में फिर एहतजाज हुआ और फिर मुज़ाकरात शुरू हुए। तो हमें ये कहा गया कि जी आप इंजीनियर बुला लें। तो हमारी जो क़यादत थी, लियाकत बलोच साहब थे, अमीरुल अज़ीम साहब थे और इसी तरह एक दो और जो साथी थे, उन्होंने कहा यार हमें इंजीनियर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं, लायक हैं कि हमें अंदाज़ा है कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, मुझे अब जैसे कि ये बात हमारे इस प्रोग्राम का मेन टॉपिक भी है, जो एहतजाज है आपकी जानिब से ज़िमनी इलेक्शंस को लेकर के, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर ये है कि एक तो हम समझते हैं कि आप जो लोग यहाँ से अवामी नुमाइंदे जीते हुए थे, आपने उनको नाअहल करार दिया, आपने नजायज़ जो FIR हैं वो उनके ऊपर आपने की हैं। मतलब एक बंदा अगर कराची में बैठा है तो यहाँ अगर राना सनाउल्लाह के डेरे पे कोई वकूआ हो जाता है तो आप उसको शामिल जो है वो जुर्म ठहराते हैं और उसका नाम भी उसमें है। और फिर उनको ज़ाहिर बात है कि आप इस तरह से आपने वो क्या कहते हैं किया है कि उनको सज़ाएँ भी हो गई हैं और आप यही चाहते थे कि भी उनको सज़ाएँ हों और इससे फिर हमारा रास्ता जो है वो खुल जाए। मैं समझता हूँ कि उनको नाअहल करना जो है वो जमहूरियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है। यही स्टांस है जो बाइकआउट का रीज़न है जो आप बयान कर रहे हैं? जी बिल्कुल यही है कि हम समझते हैं कि फिर इस बात को माना जाएगा कि जी वाकई वो लोग मुजरम थे, हालांकि वो मुजरम तो थे नहीं हैं। जिस तरह से इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर, देखिए हमने PTI को, वो अपनी एक अलग से जमात है और जमात इस्लामी ने हमेशा असूलों की सियासत की है। आपके इल्म में होगा कि कराची के अंदर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को एक सीट पे 129 हल्का था, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि आप जीत चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन हाफिज़ साहब ने ये कहा कि भाई ये जो PTI का हमायत याफ्ता बंदा है वो यहाँ पे जीता है, मैं नहीं जीता। तो अगर मैं 45 फॉर्म के हवाले से अगर इस पे बात की जाए तो इसमें वो लोग जीते हैं, हम नहीं, तो लिहाजा इस पे मेरा हक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इन 78-79 सालों में जब जब इलेक्शन हुए हैं तो ये एक पहला, मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी से ये बात आई है कि भी अगर हम नहीं जीते तो फिर हमने वो सीट कबूल नहीं की, हमने वो PTI के बंदे को दे दी। अच्छा, ज़िमनी इंतखाबात को सामने रखते हुए आपके ख्याल से आवाम इस बार कारकर्दगी देखेगी, शोहरत देखेगी, नाम देखेगी? कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसके बुनियाद पर इलेक्शंस में लगता है कि आवाम वोट डालेगी? देखिए राना साहब मोहतरम, मैं तो जो मेरा एक अपना तजर्बा, मेरा अपनी एक इन्फ्लुएंस भी हम शामिल कर सकते हैं कि जितना आपका असर और रसूख है, क्या वो भी इसमें करामद होगा? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने शरवानियाँ जो हैं वो सलाह ली हैं और उनके ज़हनों के अंदर ये बिल्कुल मौजूद है कि हमने ये इलेक्शन जीत जाना है। क्योंकि जब आपके मुकाबले में कोई है ही नहीं है तो फिर आप बिला मुकाबला होंगे, ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि फिर जो अभी जिन सीटों पे इन्होंने किया है कि हम चले, हम 116 में बैठे हुए हम इस वक्त 16 की बात कर रहा हूँ ना जी, कि 16 के अंदर भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं शहरयार साहब, उनके जो गद्दी नशीन हैं शहरयार साहब, बड़ी देर से उनके ऊपर मेहनत भी हो रही है और मुख्तलिफ अंदाज से उनको प्रमोट किया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं और नाजरीन भी ये बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि राना शहरयार साहब 2013 के जो इलेक्शन थे जिसमें राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर क़ानून भी बने थे, तो इन्होंने अनारकली में किसी दुकान का इन्होंने इफ्तिताह करना था। तो लैंड क्रूज़र के अंदर जब जनाब जा रहे हैं तो आगे एक गरीब रक्शे वाला इनकी गाड़ी के आगे आ गया, उसने शायद सवारी पिक करना था या उसको ड्रॉप करना था।
तो ये गुस्से से निकले और इन्होंने जो है वो दुकान पे चले गए। इफ्तिताह के बाद इन्होंने यहाँ के जो CTO थे उनको फ़ोन किया कि मुझे PP 70 में, उस वक्त ये जो PP 116 ये PP 70 था, तो इन्होंने कहा ये PP 70 के अंदर मुझे ये रक्शे नज़र ना आए। और हकीकत ये है कि इन्होंने कुछ 6-7 हज़ार जो ख़ानदान हैं उनको खून के आंसू रुलाए थे। ये इनका तर्ज सियासत है। तो मैं ये समझता हूँ कि कहाँ की खिदमत है। ये तो लोग समझते हैं कि हम इक़्तिदार के अंदर आएँ और आने के बाद फिर जो इनकी रवायती सियासत है वो करें। और जमात इस्लामी का मानना ये है कि हम कहते हैं कि हमें असूलों की सियासत करनी चाहिए, हमें अकामत दीन की सरफराजी के लिए जदोजहद करनी चाहिए। हम तो हकीकत है, हम तो यही चाहते हैं कि जब जमात इस्लामी इक़्तिदार के अंदर आएगी तो हम अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम इस दुनिया के अंदर कायम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के बसने वाले लोगों को, एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को जो है वो रोटी मिले, खुशहाली मिले, उसका बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े, उसको भी अच्छी वर्दी जो है उसको मिले, अच्छा खाने के लिए मिले, और उनको इलाज मुआलजे की जो सहूलतें हैं उनको दहलीज पे उनको ज़िमनी इंतखाबात से आप इत्तफाक करते हैं? आपकी राय क्या इस हवाले से, क्या होने चाहिए, ज़रूरी है? अब ज़ाहिर है कि जो उन्होंने कर लिया ये तो होने हैं। ठीक है। और हकीकत है कि मैं इसको टोपी ड्रामा समझता हूँ। मैंने जैसे पहले कहा है कि उन्होंने तो जिन्होंने जीतना है उन्होंने तो जनाब अपना शेरवानियाँ जो हैं वो अपनी सलाह ली हैं, वो तैयारी के अंदर हैं। अच्छा, बल्दियात की कॉल थी, बीच में ज़िमनी इलेक्शन आ गए। मुझे ये समझ नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। जब एक प्लान हुआ है तो मेरे ख्याल से जब बल्दियाती इलेक्शंस की कॉल थी दिसंबर में, उसकी कॉल दी गई थी कि जो है इलेक्शन होगा, तो मेरे ख्याल से अगर ये एक तरीके से हो जाता उसके बाद ज़िमनी की जानिब जाते तो चले समझ भी आती। राना साहब, मैं यही आपसे कहता हूँ कि ये डंग टपाओ पॉलिसियाँ हैं और ये चाहती नहीं है कि आप बल्दियाती इंतखाबात करवाएं। अभी इन्होंने जो मसवदा पास करवाया, मुझे ये बताएं कि हमेशा से ये होता है कि जो भी उम्मीदवार हैं वो नीचे अवाम अपने उम्मीदवारों को चुने कि ये हमारा चेयरमैन है, ये वाइस चेयरमैन है, ये जनरल कौंसलर है, ये लेबर कौंसलर है, ये यूथ कौंसलर है, ये अकलीती कौंसलर है, ये जनरल जो हमारी ख़वातीन है वो है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा जी कि 9 जनरल कौंसलर लड़ेंगे, इसी तरह वो जो 4 सीटें वो होंगी और 9 जो बंदे हैं वो बाद में फिर अपने में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से। तुम क्या आप समझते हैं कि ये दुनिया कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि जिनको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये आम जो रेडी वाला है वो भी समझता है कि ये हार्स ट्रेडिंग होगी इस फैसले से, ये ख़रीदो फरोख्त का मंडी लगेगी, ये कुछ लोगों को दबा के कहेंगे कि हमारी हुकूमत है तो लिहाजा तुमने फ़लाँ बंदे को वोट देने हैं, उसके हक में आपने हाथ खड़े करके उसको चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाना है। मैं कहता हूँ क्या अर्ज है कि भाई आप जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वो भी डायरेक्ट अवाम के वोटों से आएँ, ताकि अवाम जिस शख्स को चाहती है, जो बंदा काबिल है वो आगे आए, ना कि आप ख़रीदो फरोख्त के ज़रिए से। क्योंकि इनको पता है कि अगर हम पार्टी की बुनियाद पे करेंगे, अगर लोगों को पता होगा तो लोग वोट नहीं देंगे, इस तरह डायरेक्ट अगर होगा। तो इन्होंने यही अगर फैसला इसमें किया है कि ये डायरेक्ट वोट ना लोगों से इनको डलवाए जाएं, ये इसी तरह से इलेक्शन करवाएंगे तो इसका फ़ायदा ये कि जिसको फिर चाहेंगे उसको ये चेयरमैन बना लेंगे, उसको वाइस चेयरमैन बनवाएंगे, और इस तरह से फिर जो बल्दियाती निज़ाम है उसके ऊपर फिर इनका नून लीग का कब्जा हो जाए। अच्छा, चलें ब्रेक की जाने जाते हैं, खुद वापस आते हैं और बड़ी अहम डिस्कशन हो रही है और ज़िमनी इंतखाबात पर हम बात कर रहे हैं। हम PP 116 में और यहाँ से ऑफ कोर्स जो उम्मीदवारान हैं वो बड़े ही उम्मीद रखते हैं कि अवाम का वोट उनको मिलेगा, लेकिन वोट किसकी जानिब जाएगा, अवाम किस जानिब है? और ऑफ कोर्स जो दूसरी पार्टीज़ हैं अगर वो बाइकआउट कर रही हैं, जैसे हम जमात इस्लामी की बात करते हैं, हमारे साथ मियाँ जावेद हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं जमात इस्लामी को, तो इनकी जानिब से जो बाइकआउट उसके पीछे भी एक रीज़न है जो अभी हमने प्रोग्राम में शामिल किया है। आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। ब्रेक के बाद जाते हैं वापस आते हैं, बल्कि ब्रेक की जानिब जाते हैं वापस आते हैं और प्रोग्राम के जो बाकी रेलिवेंट क्वेश्चन हैं वो मियाँ साहब से करते हैं। हमारे साथ रहिए। खबर से वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में इवन दो के पूरे पंजाब के अंदर ही अब ये तैयारी चल रही है ज़िमनी इंतखाबात जो कि सितंबर के अंदर इलेक्शंस की कॉल है और बड़ी गर्मा गर्मी और बड़ी गहमा गहमी है पार्टीज़ के दौरान।
और के दरमियान, और ऑफ कोर्स एक अब माहौल बनेगा इलेक्शंस का, और कैंपेन्स होंगी, प्रमोशंस होंगी, और बहुत से वादे भी किए जाएंगे। और आवाम बखूबी जानती है कि जो वादे कौन है जो वादे करते हैं और फिर वादे को वफा कौन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इजाज़ साहब के साथ। अच्छा सर, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात करें, थोड़ा ऑन द रिकॉर्ड भी हम बात करते हैं। देखें, सूबाई सतह पर अभी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, मुझे बताइए फैसलाबाद को किन किन मेजर चीज़ों की ज़रूरत आपको लगती है, और क्या हमारे जो सूबाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको लगता है कि वो हमारे मसलों पर बात करेंगे? फैसलाबाद के लिए स्पेशली बात करें। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि हम तरक्याती कामों पे फोकस करते हैं कि हमारी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत, बेहतर सहूलतें मैसर होनी चाहिए। और इसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जैसे कि पिछले एक प्रोग्राम था उसमें आपने मुझे भी मौका दिया था बोलने का, तो आप देख लें कि वो मंसूबा भी वहीं पे मौजूद है, आगे नहीं बढ़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि फैसलाबाद जो है वो कारोबारी हब है, यहाँ पे इंडस्ट्री हैं, पावर लूम्स हैं, और अफसोस का मकाम ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो जो बाहर के चाइनीज़ हैं उनको तो सब्सिडी भी देते हैं, उनको टैक्स भी फ्री करते हैं, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो फिर पाकिस्तान के अंदर सस्ते दामों वो बिकती हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो ताजर हैं उनके लिए सरदर्द बन गया है, कारोबार करना मुश्किल बन चुका है। मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद के अंदर जो है वो टैक्सों की छूट होनी चाहिए ताजरों को, इंडस्ट्री को, पावरलूम मालकान को, ताकि वो लोग खुलकर कारोबार करें। अगर वो खुलकर कारोबार करेंगे, उनको मुनाफा होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मेहनत काश हैं उनको भी रोज़गार के मौका मिलेंगे, वो रोज़गार करेंगे। और इससे ये है कि जो लोगों की भूख है उसका खात्मा होना चाहिए। अच्छा, लेकिन देखें इजाज़ भाई, अब देखें जो आपकी कौमी सतह पर या सूबाई सतह पर जो भी ज़ाहिर है जो नॉमिनेशंस हैं, इनमें से कोई ना कोई तो आगे आएगा और वो रिप्रेजेंट करेगा अपने अपने शहर को। तो आप समझते हैं कि जिस भी हल्के की बात करें, हम 116 की बात करते हैं, इस 116 में आप कौन कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं कि जो होना बहुत ज़रूरी है? वादे तो शायद सारे ही करेंगे, जो नॉमिनेटेड हैं किसी भी पार्टी की जानिब से, जो लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, आवाम ज़ाहिर वोट तो कास्ट करेगी जो भी उनका फेवरेट बंदा है, जिससे उनको उम्मीदें हैं। लेकिन आपके नज़र में मुझे बताएं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है कि हो जाएंगी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आए, अब आना तो है। कहने का मकसद ये है कि PP 116 जो है वो पावर लूम का गढ़ है। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि उनके लिए टैक्सेस के अंदर छूट होनी चाहिए, बिजली के बिलों के अंदर वो कमी रिप्रेजेंट करेंगे, आपको लगता है? नहीं करेंगे। मैं अभी आवाम के सामने ये बात कहना चाहता हूँ, आपके TV चैनल के ज़रिए से ये बात उनको पैगाम देना चाहता हूँ जो इस वक्त इंतखाबात के अंदर मौजूद हैं। ज़ाहिर है इनमें से कोई ना कोई तो ज़ाहिर है कि हल्कों में वोट कास्ट होगा, ज़ाहिर है वादे भी हो रहे होंगे, सारा कुछ हो रहा है, इसमें माहौल बना हुआ है। ना सीवरेज का निज़ाम बेहतर है, ठीक। जब हम लोग वासा वालों से बात करते हैं तो कहते हैं जी बहुत पुराना ये सिस्टम था, उस वक्त सियासी हवाले से जिधर भी पाइप लाइन पड़ी वो पड़ गई है, कोई मनसूबाबंदी के तहत जो है वो पाइप लाइनें जो हैं वो नहीं पड़ी। उसके बाद फिर यहाँ पे देख लें कि जो बिजली है हमारी, तो उसका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि एक तो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरे नंबर पे वो मरम्मत या वो होती नहीं है, पुरानी वही लाइनें हैं, जो वो ट्रांसफार्मर जो पुराने हैं वो ट्रिप हो जाते हैं। लोग बावजूद इसके कि वो बिलों की जो बहुत ज़्यादा बिल पे करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको बिजली की जो बंदिश होती है उसकी अजियत का सामना भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर हैं PP 16 के अंदर, बिजली का जो सिस्टम है उसको अपग्रेड होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे स्कूल हैं उनको अपग्रेड होना चाहिए कि अगर एक महल्ले के अंदर मिडल है तो उसको हाई का दर्जा देना चाहिए, ताकि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे बच्चे जो हैं, उनको समनाबाद और दूर आके उनको जो है वो स्कूलों के अंदर आना पड़ता है, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो
बामुश्किल अपने बच्चों को जो है वो स्कूलों को पहुंचा सकता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर घर की दहलीज़ पे स्कूलों को अपग्रेड आप कर दें तो बच्चे घर की दहलीज़ पे तालीम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि डिस्पेंसरियों की ज़रूरत है कि हर यूसी के अंदर कम से कम 1 या 2 ऐसी डिस्पेंसरियाँ हों जहाँ लोग अपने जो है इलाज मुआलजे के लिए जा सकें, क्योंकि जब वो दूर जाते हैं, आप सिविल अस्पताल जाएंगे या लैड अस्पताल जाएंगे तो ज़ाहिर उनको किराया भी खर्च करना पड़ता है और फिर वक्त का भी ज़िया होता है। तो ये डिस्पेंसरियों का भी मैं समझता हूँ कि हल्के के अंदर जो है वो बननी चाहिए। ये तो सजेशंस है ना, और मेरे ख्याल से ये वो बेसिक ज़रूरियात है, यानी बुनियादी ज़रूरतें हैं जो कि हर हल्के की ज़रूरत है। अच्छा, मैं एक चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा, देखिए बल्दियात की बात करते हैं, ज़िमनी की बात करते हैं, देखें MNA MPs आपको लगता है कि आवाम की बात सुनते हैं? आपने अभी तक अपने दौर में, अपनी ज़िंदगी में आपने जब अपने मसाइल आप लेकर के गए हैं तो पुरानी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, क्या MNA MPs आम आदमी के, गली के, थड़े के, मोहल्ले के छोटे छोटे मसाइल हल करते हैं इंडिविजुअली, एक एक बंदे का? देखिए, कर पाएंगे आने वाले दिनों में भी? ये भी जवाब देना कर पाएंगे ना। असल में देखें, आप जो मोटरसाइकिल की ब्रेक होती है वो हैंडल की जगह लगा दें और हैंडल को आप ब्रेक वाली जगह लगा दें तो गाड़ी सही सिमत नहीं चलेगी। असल में जो इलाके के काम हैं वो आपके बल्दियाती जो उम्मीदवार हैं वो ही कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इनसे कहें तो ये इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इनका काम है पॉलिसियाँ बनाना। ये एब्सोल्युटली, अब इनका काम तो दफ्तर में बैठकर काम पॉलिसी बनाना है। हाँ ठीक है, अदारे हैं जहाँ पे इन्होंने जाना है और वहाँ पे इन्होंने ज़ाहिर है तालीम की पॉलिसी बनानी, ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी बनानी, स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनानी और ये सारा कुछ करना है। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि जिनका जो काम है वो अपना काम नहीं कर रहे, जिसका काम उसी को साजे वाली बात है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक डॉक्टर का काम है वो लोगों का इलाज करे, लेकिन अगर वो साइकिल वाली दुकान पे जाके तो पंचर लगाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है। MPA MNA जो हैं वो असम्बलियों के अंदर जाके वो पॉलिसियाँ अपनी बनाएं, वो बजट बनाएं, वो देखें कि हमारी आबादी कितनी हो गई है, हमें ट्रांसपोर्ट की कितनी ज़रूरत है, हमें हॉस्पिटल जो हैं उनकी कितनी ज़रूरत है। इसी तरह मतलब दीगर जो शोबा जात हैं वो उसके अंदर पॉलिसियाँ बनाएं, पानी, बिजली, सारा कुछ है। लेकिन अफसोस ये है कि उनकी नज़र तो या तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, या फिर जब बजट आता है तो वो फिर अपनी तनख्वाहों के अंदर इजाफा, और सिरे से हकीकत है, सिरे से, यानी मैंने आपको पता है कि आप जैसे लेबर लीडर की बात कर रहे हैं तो मैं तो हकीकत है कि खुद जा के जो सूबाई इंतज़ामिया उनको जा के हम बताते हैं कि यार यहाँ पे अगर आप ये चीज़ें कर देंगे तो आम आदमी को भी फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी रेवेन्यू मिलेगा, सब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से वो निकाल देते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दोस्त हो भी जाते हैं तो ये माजी की जो रवायात हैं उसी को कंटिन्यू रहेंगी, तब्दीली कुछ नहीं है, ये उसी को बरकरार रखेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, आपने कराची के अंदर देखा है कि हमारे जो टाउन मेयर हैं और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं अपनी मदद आप, उन्होंने पार्क बनाए, सड़कें बनाई, सारा कुछ कर। मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की आवाम अगर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के पीछे आ जाएँ, जमात इस्लामी को सपोर्ट करें, तो जमात इस्लामी के अंदर ये क़यादत का जो है ना वो एक पोटेंशियल है कि जमात इस्लामी जो है वो हर सतह पे लोगों को रिलीफ देगी, लोगों के खिदमत करेगी। आपको पता है कि जब कराची जमात इस्लामी के पास था तो कराची रोशनियों का शहर था। जब जमात इस्लामी के पास कराची था, हाफिज़ वो हमारे थे, तो उनके दौर के अंदर भी आप देख लें कि एक जो बजट था हमारा वो थोड़ा सा उनका बजट था तो उन्होंने अरबों रुपए के अंदर वो बजट ले गए बग़ैर इस चीज़ के कि लोगों को कोई टैक्स लगाया जाए, कोई नया टैक्स लगाया जाए। क्योंकि हमने ये देखा है कि यार ये हमारा अदारा और यहाँ पे तेल चोरी हो रहा है, यहाँ पे जनाब ये करप्शन हो रही है। हमने वो करप्शन को रोका, क्योंकि हम जब सर पे खड़े होकर काम कराएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब आपके कीमती वक्त का। ख़वातीन हज़रात, जमात इस्लामी से रिप्रेजेंट कर रहे थे मियाँ इजाज़ हुसैन साहब, और ऑफ कोर्स आप रिक्शा पासबान रिक्शा एसोसिएशन को भी एज ए प्रेसिडेंट लीड भी करते हैं और ख़ुद भी
आप टिकट होल्डर रह चुके हैं, आपने नहीं उस पर अपनी सर्विसेज दी, आप नॉमिनेट हुए थे, वो इनकी एक ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी का बाइकआउट चल रहा है ज़िमनी इलेक्शंस को लेके, और जो स्टांस है वो एजाज साहब ने अपना आपके सामने रख दिया है। सो मुझे उम्मीद है कि आवाम के लिए बेहतरी, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शंस की सूरत में हो, बलदियाती इलेक्शंस की सूरत में हो, लेकिन आवाम की बेहतरी और आम आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर तो ज़िमनी इलेक्शन से मुंतखब होने वाले लोग आम आदमी एक एक बंदे को, एक एक गली के एक एक बंदे को इंडिविजुअली अगर ट्रीट कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनसे आवाम को बड़ी उम्मीदें हैं। और आई होप जो वोट की बात की जाती है तो एक मेरिट पर वोट कास्ट करना बहुत ज़रूरी है, आप इसका ज़रूर ख्याल रखें और उसको वोट दें डेफिनेटली जो आपके मसाइल को हल करने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, हौसला रखता है और वो आपके दरमियान आपके बराबर का हिस्सेदार भी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं और ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।